हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं और जैसे कि आप मालूम है, डेली बेसिस पे आपसे मिलते हैं जहां हम पीआईबी की हम बात करते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि आपके यूपीएससी प्री के लिए, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हमारे पास में 4 से 5 आर्टिकल्स है जो कि आपके यूपीएससी प्री के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और हर एक आर्टिकल्स जो कि पीआईबी से होते हैं या फिर डिस्कशन डिबेट जो होते हैं आपके सांसद टीवी में, जैसे फॉर एग्जांपल पर्सपेक्टिव हो गया, मुद्दा आपका हो गया, ऐसी डिबेट्स को भी एक आर्टिकल्स के फॉर्म में यहाँ पर चीजों को एनालिसिस करते हैं, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से। थोड़ा सेशन को शेयर करें अपनी साइड से ताकि और भी लोग जुड़ सके क्लास से। और सुबह का टाइम है तो स्टार्ट करते हैं एक अच्छे आर्टिकल से। तो सबसे पहला जो आर्टिकल्स है, ये आपका पेपर 2 से। सबसे पहला जो आर्टिकल्स है ये आपका पेपर 2 से है, यानी पेपर 2 यानी कि जीएस पेपर 3 के 2 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें मेंस की बात कर रहे हैं, जिसमें आपकी पॉलिटी, गवर्नेंस प्लस आईआर, सोशल जस्टिस ऐसे टॉपिक आपके कवर होते हैं। ठीक है, क्या कॉन्टेक्स्ट है इसको समझते हैं। टॉपिक है आपका प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। आदि का मतलब क्या हुआ? आदिवासी से है। ठीक है, आदि का मतलब आदिवासी से है। कॉन्टेक्स्ट क्या है इसको समझते हैं पहले। कॉन्टेक्स्ट ये कि जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्रालय अब देश भर में कम से कम 50% आदिवासी आबादी वाले, यानी कि समथिंग 36,428 गांव, जिसमें 50% से ज्यादा जो है ये आपके आदिवासी लोग उसमें रहते हैं। ऐसे गांव है जितने 36,000, ये बहुत बड़ा एक नंबर है। और 500 अनुसूचित जनजातियों को आदर्श आदिवासी गांव में विकसित करने के लिए काम कर रहा है। देखिए, ये जो योजना आप दिखाई दे रहा है ना, इसे हम लोग बोलते हैं ना कि सर आदिवासी के लिए हम लोग मालूम है कि संवैधानिक फॉर्म, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, है ना। जैसे कि अनुसूची की बात करें तो फिर शेड्यूल आपका 5 है, 6 है ना। उसके बाद फिर आपके पास में बहुत सारे, ऐसे कल भी हम बात की थे, कल नहीं परसों वाले क्लास में, आदिवासी को लेकर, शेड्यूल ट्राइब, जो ट्राइब्स को लेकर। तो आज भी कुछ आर्टिकल्स है लेकिन थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग है क्या, इसमें एक पॉइंट आपको ये मिलेगा कि आदिवासियों के लिए ऐसे कौन से सरकार ने कदम उठाए हैं, जो बोल सकते हैं स्टेप्स उठाए हैं, जो कि उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके हित के लिए। तो उनके लिए प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना है। ये बेसिकली फोकस कर रहा है कि इनके ऊपर, तो उन विलेज के ऊपर, उन गांव के ऊपर जहां उनकी जो आबादी है वो 50% से ऊपर है। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। और उनके लिए काम कर रहा है, उन गांवों को डेवलप करने के लिए, उन विलेजेस को डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए ये जो योजना वो काम कर रहा है। थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि बेसिकली इसमें अच्छा कॉन्टेक्स्ट में क्यों है, यहाँ से आपको क्या मालूम चला कि 50% आदिवासी जो आबादी वाले हैं गांव, अब वहां पर फोकस की जा रही है। ऐसे तो फोकस ये कर रही थी आदिवासी के ऊपर, लेकिन अब वहां पर ही फोकस करना है जहां जिन जिन गांव की जो आबादी है। सपोज किसी गांव की आबादी 100 है, 100 में से 50 जो लोग हैं, ये अगर आपके आदिवासी जो अ, ये यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि वहां पर ये जो योजना एप्लीकेबल होने वाला है। ठीक है, क्या है पूरी कहानी, ये पूरी कहानी के समझते हैं। देखिए, ये जो ग्राम योजना सबका बेसिकली एक, हर एक सरकार ना कुछ भी स्कीम्स या योजना कुछ चलाती है, तो उसके कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होते हैं कि हमें इस टाइम पीरियड तक, जैसे आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप मतलब टेंशन फ्री हो, आप 10 साल के लिए आपको मतलब कोई टेंशन नहीं है, आप तैयारी की जा रहे, ये तो नहीं है ना। आपके पास या आप अपने खुद से अपने आप को टेक टाइम दिए होंगे कि हमने, मेरे पास में 3 से 4 अटेम्प्ट है, और 3 से 4 अटेम्प्ट नहीं होता है, या फिर 6 अटेम्प्ट भी है मान चलते हैं, लेकिन 3 से 4 अटेम्प्ट एक सीरियस अटेम्प्ट मान चलते हैं। अगर आप ये नहीं होता है तो हम कुछ और भी सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि 10 साल सोच के चले होंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो सरकार भी अपने लिए ये रणनीति बना के चलती है कि उनके लिए 2021 से 2022, यानी ये वो टाइम है से लेकर 2025-26 तक, ये आपका फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं, तभी ये डबल डबल में यहाँ तक इसको इम्प्लीमेंट करना है, पूरे उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना है। बेसिकली विकास और कल्याण, यानी कि आप कह सकते हैं ये जो योजना पीछे आप देखें, ये उन गांवों को, उन गांव में जो आदिवासी लोग हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये काम कर रही है ना। मतलब इस बार हम लोग खासकर आज और परसों 2 आर्टिकल से बात कर चुके हैं, जो कि ट्राइबल से, शेड्यूल्ड ट्राइब से है ना। 3 आर्टिकल्स, आई होप कि 3 आर्टिकल, क्योंकि एक पहली भी आर्टिकल्स था जो कि कुछ स्टेट ने ये रिक्वेस्ट किया था कि समथिंग कुछ जो ट्राइब्स थे, जैसे कोई कोरवन करके था, मेरे दिमाग से निकल गया,
तो ये सब कुछ 4-5 ट्राइब्स थे, उनको इंक्लूड करने की बात की जा रही थी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो लिस्ट है, अनुसूचित जनजाति की जो लिस्ट है, उसमें इंक्लूड करने की बात की जा रही थी। ये हम देखे थे, है ना। यहाँ पर आपको कुछ लोग यही पूछते हैं, सर स्कीम्स जब भी बताए तो उसमें आप ये बोल दिया कीजिए कि ये कौन सा स्कीम है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम यानी कि केंद्र प्रायोजित योजना है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्रीलिम्स के लिए ये छोटा सा ही फैक्ट है, इन्फॉर्मेशन है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि क्या हुआ इसका मतलब कि 100% जो फंडिंग है, 100% फंडिंग आपका गवर्नमेंट करने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट करने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें बेसिकली फोकस कहाँ किया जाएगा, देखिए ये जो प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, नाम में क्या आदि है, ठीक है, तो इनका बेसिकली फोकस कहाँ होगा कि जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जो गांव में बसे हुए 50% जहां हम बात कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर, उनकी कनेक्टिविटी को लेकर, या फिर उनकी जो लाइवलीहुड है या एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें, रोजगार की बात करें, इनको लेके यहाँ फोकस यहाँ पर की जाएगी। तो ये आप मेंस में आप पूछेंगे सर ये मेंस में कहाँ पद तक लिख सकते हैं इसे, देखिए मेंस में एक इस आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। तो क्या मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे नहीं है। तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट कुछ इस तरीके से है कि आप जो प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना है, ये बस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए है और क्यों है। ये तो आपको क्यों है यह मालूम चल जाए कि अच्छा उनके विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए। तो ये बेसिकली आदिवासी समाज के लिए, एसटी के लिए, आप इतना भी एक गेस कर सकते हैं। ये नाम लिख के एसटी कर दिए, काम खत्म। और जब भी एग्जाम में लिखे कोट करे, बस इतना आपके लिए इस जो योजना का नाम है इतना ही काफी होता है, खासकर एग्जाम के लिए। इससे आपको ऊपर नहीं जाना होता है ना, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में मालूम चला कि एक ही चीज को लेकर लंबा चौड़ा लिखे जा रहे हैं, भर दिए कॉपी। आपके आंसर सीट में एक आंसर में डाइवर्सिटी चाहिए, जितने डाइवर्सिटी उतने मार्क्स आपके अच्छे मिलेंगे। ठीक है, ये वैसे बहुत बार हम वैसे ये सब बातें बोलते रहते हैं कि डाइवर्सिटी लाइए अपने आंसर पे, और कैसे लाएगा हम बोलते भी रहते क्लास में। लेकिन ना कुछ लोग समझते, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। अब जो बहुत लोग हैं, हमें सबका नाम नहीं पता, सबका काउंट भी नहीं पता, लेकिन क्योंकि हम क्लास ले रहे हैं और देखते भी है, सुनते भी है, समझते भी है कि आप लोग का फोकस कहाँ होता है क्लास के टाइम में। क्लास के टाइम में आप लोग क्या पूछना चाहिए वो पूछते नहीं है ना। वैसे तो क्लास तो रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए नहीं पूछ पाते होंगे आप, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी ज्यादा नहीं, हम लोग मंडे को मिल रहे हैं हम लोग लाइव मैगजीन क्लास में, तो आप लोग वहां भी पूछ सकते हैं हमसे लाइव क्लास। ठीक है, एक वीक के लिए आपका समग्र का चला, तो हम लोग वहां पर आपका फिर से हम लोग रिज्यूम करने वाली योजना मैगजीन के साथ में, एक अच्छा एक थीम के साथ में। ठीक है, तो ये हो गया इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिकली फोकस करने वाला पॉइंट, है ना, जो कि स्कीम्स ये फोकस करेगी इस पॉइंट पर। देखिए जो भी कमी होती है ना, यानी कि जो भी गैप होता है, खासकर गैप्स जो होते हैं उसको मिटिगेट करने के लिए भी, अब बोले सर ये इसका मेन फोकस क्या है, क्या सरकार क्या कम मतलब इसके पहले क्या स्कीम्स नहीं थे, सरकार क्या मतलब आदिवासी जनजाति के लिए ये सॉरी अनुसूचित जनजाति के लिए क्या कोई स्कीम्स निकाली नहीं थी, क्या किए नया निकाला गया। बेसिकली जो गैप्स हो जाते हैं ना, सरकार पहले भी स्कीम्स निकाल कर रखी हुई है, ठीक है, मल्टीपल स्कीम्स से योजना है, लेकिन जो गैप्स रह चुके हैं, होता है ना कुछ गैप्स रह जाते हैं फिर भी उसके बाद, तो वो गैप को फुलफिल करने के लिए, उस कमियों को कम करने के लिए यहाँ पर सरकार ने ये जो योजना वो लेके आई है। तो ये बेसिकली और चीजें फोकस करने की बात करें तो सड़क योजना, संपर्क की बात करें, क्योंकि गांव से सिटी ये जो कनेक्टिविटी है ये आपका बहुत कम होता है ना। कनेक्टिविटी, रोड कच्चे होते हैं, रोड कनेक्ट नहीं होता खास सिटी और विलेज का। तो इस गैप को दूर करना, दूर संचार संपर्क, टेली कम्युनिकेशन की बात करें, स्कूल्स, आंगनबाड़ी केंद्र, आजकल के टाइम में भी आंगनबाड़ी जो केंद्र है बहुत सारे विलेज में अवेलेबल है ही नहीं, और कहीं कहीं है भी, क्योंकि हमने ये लाइव भी देखा है और हमने ऑब्जर्व भी किया है कि जो आंगनबाड़ी होते हैं वो कहीं ना कहीं वो मतलब कहीं एक है जहां पर पॉपुलेशन ठीक ठाक है, वहां तक कम से कम तो कुछ डिस्टेंस में दो चार तो होने चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी पॉपुलेशन में एक ही है, इस तरीके से भी नोटिस किया गया है। फिर स्वास्थ्य उपकेंद्र हो गया, पेयजल सुविधा हो गया, जल निकासी हो गया, यानी कि सैनिटेशन की बात करें, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हो गया, यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, इसमें फोकस ये करने वाली है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा आपको डेप्थ नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको बस एक सिंपल सी आइडिया लेना है कि हाँ ये अच्छा ये स्कीम है किसके लिए, तो आदिवासी समाज के लिए। ठीक है, अगला जो आर्टिकल्स है इसमें आते हैं। देखिए अगला आर्टिकल्स बेसिकली फोकस करता है पेपर 3,
क्या है? डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता। और इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ है ये हम क्लास के बाद में लास्ट में बताएंगे, इस आर्टिकल्स के लास्ट में बताएंगे कहाँ कहाँ पे इस आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए कहाँ यूज होगा वो तो आपको मालूम चल जाएगा, जो भी आपका प्रीलिम्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वैसे, है ना। तो डेयर टू ड्रीम जो है ना, ये आपका 2019 में स्टार्ट हुआ था। फिर आपका 20, 21, 22, अब ये जो है ना डेयर टू ड्रीम, ये 3.0 चल रहा है। वर्जन की बात करें तो 3.0 अभी आपका रिसेंटली 2022 में आपका लॉन्च किया गया था। और ये क्या है सुन लीजिए, पिछले 3 वर्षों में रक्षा और एरोस्पेस की बात करके क्षेत्र में नवाचार के लिए, इनोवेशन के लिए, व्यक्तिगत व्यक्तिगत और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 3 डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता के तहत कुल 5637 जो आवेदन है वो प्राप्त हुए हैं। इतना ही कॉन्टेक्स्ट है। आई थिंक ये कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। हुआ क्या कि डेयर टू ड्रीम एक प्रतियोगिता है, उसमें टोटल 3 साल से ये प्रतियोगिता जो है ना, इसको मतलब कंडक्ट की जा रही है। और इस कंपटीशन में प्रतियोगिता में अभी तक जो एप्लीकेशन जो आए हैं वो आपके समथिंग 5637 एप्लीकेशन आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये है क्या आखिर, एप्लीकेशन तो आ गए हैं, ये है क्या आखिर? ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है और ये बेसिकली क्या होता है इसको समझिए। पहले आप कुछ और पॉइंट समझ लीजिए, शायद इसमें तो नहीं होगा। डेयर टू ड्रीम जो है ना, डेयर टू ड्रीम, ये बेसिकली आपका बोल सकते हैं कि जो इनोवेशन है, जो नवाचार की बात करते हैं, स्टार्टअप्स की बात करते हैं, किस फील्ड में इनोवेशन तो हर फील्ड में हो सकता है, ट्रांसपोर्ट में हो सकता है, स्टडी में भी हो सकता है, कुछ ना कुछ सब में। तो ये किस फील्ड की ये बात कर रही है? ये बात कर रक्षा के फील्ड में, ये बात कर रहा है डीआरडीओ। बेसिकली इसको कंडक्ट करवाता है, ठीक है, कंटेस्ट को करवाता है डीआरडीओ की डिफेंस रिसर्च जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है वो आप करवाता है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये हो गया। तो डिफेंस के फील्ड में और एरोस्पेस के फील्ड में, यानी स्पेस की बात करें, रक्षा की और एरोस्पेस स्पेस की बात करें, तो इसके फील्ड में यहाँ पर इनोवेशन, यानी कि ऐसे भी लोग आपके हमारे जैसे लोग आते हैं, ठीक है, स्टूडेंट ही होते हैं, बस वो थोड़ी कुछ क्वालिफिकेशन होती है कि हाँ आप ग्रेजुएट हो, या फिर आपके पास में कुछ कोई कंडीशन नहीं ग्रेजुएट हो, आप क्लास 12 में भी हो, आपके पास आइडियाज हैं, आपके पास स्टार्टअप है, कि आपके पास आप इंडिविजुअली भी कुछ आइडिया ऐसा है कि हाँ वो सस्टेन कर सकता है, उस आइडिया से कहीं ना कहीं हमारे डिफेंस में, रक्षा में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव लेके आ सकता है, हमारे एरोस्पेस में कुछ और भी इसमें कुछ डेवलपमेंट वाली चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ इनोवेशंस, कुछ स्टार्टअप लेके कोई भी एप्लीकेंट जो भी है, आप हमारे से लोग इसमें रजिस्टर करते हैं अपने आप को, कि हमारे पास कुछ ये आइडिया है तो इससे कुछ मिसाइल्स बन सकती है, इसमें कुछ तकनीकी, कुछ प्रौद्योगिकी जो है ना इसमें कुछ नई आ सकती है, कुछ अपडेट हो सकता है। इसको लेकर यहाँ पर चीजें लोग एप्लीकेशन फिल करते हैं, प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। तो ऐसे स्टार्टअप की बात करें, ऐसे इनोवेटर की बात करें, नवाचार की बात करें, तो इसे 5637 ऐसे एप्लीकेशन 3 साल में अभी तक आए हैं। अब वैसे इसमें फायदा क्या होता है? फायदा कुछ होता नहीं है खासकर, ठीक है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो है ही, ठीक है, प्लस आपको कुछ पैसे भी मिलते हैं इसमें, यानी कि ये कंपटीशन है, प्रतियोगिता, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो होंगे, यस। तो अभी हम बात करें इस डे टू ड्रीम 3.0 की, हम बात करें 3.0 की, तो 3.0 में जो फर्स्ट प्राइज जो जीतता है, ठीक है, उसे 5 से 10 लाख मिलता है, सेकंड वाले को 4 से 8 लाख, ठीक है, और ये थर्ड वाले को 3 से 6 लाख मिलता है। ये तो बात की बात है पैसे मिलना, ठीक है, लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अगर, उन्हीं को प्राइज मिलता है, उन्हीं को पैसे दी जाती है जो जिनके जिनके आइडियाज में दम होता है, जिन्हें लगता है कि इनका जो आइडियाज है वो लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकता है, जिनके आइडियाज, और लगता है जिनके आइडियाज सस्टेन करेंगे, ये लगता है कि चाइना की तरह आइडियाज हैं, तो उनके आइडियाज को फिर वो रिजेक्ट कर देते हैं। एप्लीकेशन तो इतना आए हैं, लेकिन कितने लोग आगे जिनके आइडियाज आगे जाते हैं, ये यहाँ भी फोकस की जाती है इसमें, ठीक है। तो ये आपका इसमें रहा। तो अभी इसमें आप फॉर्म भर नहीं सकते क्योंकि सबमिशन क्लोज हो चुका है, ठीक है। और इसको बोल सकते हैं D2D 3.0। शॉर्ट में क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि D2D 3.0 हाल ही में न्यूज में था, ये क्या चीज है? तो आप D2D आप सोचेंगे ये कोई मेडिसिन है, कोई नई टेक्नोलॉजी है, क्या है, कोई मिसाइल्स है, कोई कोई कंपटीशन है, या फिर कुछ सैटेलाइट है ना, कुछ सोच सकते हैं। ऐसे ऑप्शंस बना के दे सकते हैं। एक आसान क्वेश्चन ये बनेगा, एक टफ क्वेश्चन ये बनेगा कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि रक्षा, डिफेंस और एरोस्पेस स्पेस के फील्ड में ये नवाचार को और स्टार्टअप को ये प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसके रिगार्डिंग। अच्छा एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पर? अच्छा एलिजिबिलिटी हम वही बोले थे आपको, 18 प्लस।
अगर आप 18 प्लस हो, नो मैटर कि आप किस क्लास में हो किस क्लास में नहीं हो, ठीक है, क्लास 12 में भी हो कोई बात नहीं है ना, लेकिन आप 18 प्लस हो तो आप इस प्रतियोगिता में आप इसमें भाग ले सकते हैं, कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसमें छोटा सा, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है क्योंकि, और ये आपको मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर कलाम के ही मतलब नाम से इसको स्टार्ट किया था, और उन्होंने बेसिकली एक लाइन बोली थी, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। अगर आपका कुछ सपना है, अगर आप बिना सपने को, बिना सपना, कोई सपना नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, तो सपना भी पूरा किसी होगा। इफ यू हैव अ ड्रीम, यू हैव टू ड्रीम, आपके पास कुछ सपना तो होना ही चाहिए, कुछ ड्रीम तो होना चाहिए, एंड बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू, कि आपके पास कुछ ड्रीम हो और ड्रीम को पूरा करने के लिए आप आप अपने आप को एक क्या बोलते हैं झोंक देना, ठीक है, उसके पीछे लग जाइए पूरा करने के लिए। तो उसी के याद में बोल सकते हैं अब्दुल कलाम जी के मतलब मेमोरीज में ये स्टार्ट किया था कंपटीशन, और बहुत सारे बच्चे ही भाग लेते हैं इसमें, जो भी 18 प्लस के लोग हैं वही लोग भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा छोटे से आर्टिकल्स। आज छोटे छोटे आर्टिकल मिल रहे हैं, कोई नहीं, बड़े आर्टिकल्स भी मिलेंगे आगे। थर्ड आर्टिकल्स बात करते हैं। थर्ड आर्टिकल्स क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022। देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022, ये जैसे भी विधेयक होता है या कुछ अधिनियम होता है, तो ये अधिनियम या विधेयक इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो बनते हैं एग्जाम में, है ना। बाकी मसालेदार खबर तो वैसे मजा आता है पढ़ने के लिए, हमें भी अच्छा लगता है ना, लेकिन फिर अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है ना। सबसे बड़ा दिक्कत ये है, आपकी गलती नहीं होती है ना, हमारी गलती होती है। मसाला खबर में खुद अपने आप जो निगाहें हो या ध्यान हो वहां टिक जाता है। ये गलती फिर फिर कभी कभी से आपको हम बोल देते हैं कि मसाला खबर ज्यादा आप फोकस ना करें, पॉलिटी में फोकस करें, पॉलिटिक्स में ना करें, है ना। आपको बीजेपी कांग्रेस नहीं करना, लेकिन हाँ पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, पॉलिटिकल फंडिंग क्या होती है, इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या होता है, ये फोकस करना है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में फोकस नहीं करना है कि बीजेपी और ये कांग्रेस और सपा, ये नहीं करना आपको। लेकिन ये हमारी ना एक नेचुरल टेंडेंसी है, हम लोग फंस जाते हैं उसमें। मतलब हम लोग जब बोल रहे हैं मतलब अपने आप को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, हम भी आप ही के कैटेगरी में आ गए, श्रेणी में आ गए, हम भी मतलब कुछ लोगों को छोड़ के बोल रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये हमारी एक बोल सकते हैं टेंडेंसी है हम लोग की, कि हम लोग वहां पर उससे बाहर निकल नहीं पाते हैं, वहीं पे स्टिक हो जाते हैं कि यार मतलब मजा आ रहा है हमें वो आर्टिकल्स पढ़ने में, फाइट होता है, डिस्कशन होते हैं, मारपीट होता है, उसका जोड़ा नोचना, इसका जोड़ा नोचना, ठीक है, ये हमें मजा आता है क्या। लेकिन यूपीएससी अगर ये चीज पूछना स्टार्ट कर दे, तब तो सोचिए क्या होगा, मतलब बवाल मच जाएगा, है ना। अच्छा लगेगा तब सबको कि आपको मजा आ रहा है वो चीज करने में, और यूपीएससी वही पूछ रही है। तो यूपीएससी को मालूम है कि आपको जो मजा आता है ना उसमें नहीं पूछेंगे। अगर हमको कोई बोले क्वेश्चन सेट करने के लिए, तो हमें मालूम है कि आप लोग कहाँ फोकस करते हैं, आप लोग फोकस कहाँ होता है हमें मालूम है, तो वहां पर आप आपसे क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। अगर हमें क्वेश्चंस डेविएट करना, आपके दिमाग से हटाना है कि क्या क्वेश्चन होना चाहिए, हमें मालूम है कि जो एस्पायरेंट है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कहाँ फोकस करते हैं, किस न्यूज में फोकस करते हैं, रियल न्यूज में फोकस करते ही नहीं है। और ये फोकस करने से नहीं कि आप चाहते नहीं हो, आप चाहते हो लेकिन हो नहीं पाता है, ऐसे भी होता है। आप चाह रहे हो लेकिन आपको प्लेयर छोड़ देते हैं बीच बीच में, इसलिए ऐसा मोटिवेट करना पड़ता है, डोज देना पड़ता है, क्योंकि मतलब ये ना एक तरह से बोल सकते हैं कि हमारी नींद की तरह है, सो जाता है जल्दी माइंड, मतलब रिलैक्स हो जाता है माइंड, हमेशा रिलैक्स ही करना चाहता है, और ये माइंड को रिलैक्स नहीं करने देना है बस। माइंड हमेशा रिलैक्स चाहेगा, आपको इसको जगाना है। आप एक जो ना घोड़े चालक उस तरह है, आपको पीटना पड़ेगा अपने माइंड को, ठीक है, हर कुछ घंटे में, नहीं तो वो माइंड ना फिर आपको फिर रिलैक्स कर देगा, फिर आगे फिर सीखने नहीं देगा, मसाले खेल में आपको उलझा के रखेगा। तो यार प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, यार प्रीलिम्स, ये प्रीलिम्स तक नहीं निकल रहा है, क्या ऐसे बात है, रीजन ये है। लेकिन कोई नहीं, आज यहाँ पर कहीं, कल किसी और जगह पर होंगे, तीसरे कहीं और जगह पर होंगे, तो वहां उस प्लेटफॉर्म से भी, चाहे छोटा प्लेटफॉर्म चाहे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वहां से भी यही सेम बातें बोलेंगे, और वहां भी लोग सुनेंगे। अब क्योंकि बड़ा प्लेटफॉर्म होगा तो आप सोचेंगे यार ये सर यहाँ बोल रहे हैं, ठीक है, सुन लेना चाहिए। लेकिन कोई नहीं, छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन आपके अंदर में चीजें आनी चाहिए कि सर अपने मिस्टेक से, गलतियों से कुछ चीजें शेयर कर रहे हैं, ताकि हम लोग रिपीट ना करें उस चीज को, क्योंकि यही गलती होती है, छोटी छोटी गलती ना, ये एड ऑन होती है, फिर आगे वो बड़ा गलती हो जाता है, ठीक है। चलिए फोकस करते हैं।
तो ये जो ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक जो 2022 में लिए लाया गया है, ये बेसिकली ना क्या कॉन्टेक्स्ट है, ये तो मालूम चल गया कि भी एक विधेयक को प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में। हाल ही में राज्यसभा में बेसिकली राज्यसभा ने ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया, ठीक है। और बिल ऊर्जा संरक्षण संकट एक एक्ट यानी कि बोल सकते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन जो अधिनियम है 2001 को संशोधन ये करता है, क्योंकि जब भी अमेंडमेंट संशोधन होगा तो यानी कुछ पहले अधिनियम आ चुका होगा तभी तो उसमें तो होगा ना। यस, तो पहले आपका 2001 में आया हुआ था। और ये इसके बारे में शॉर्ट में बात करेंगे कि पहले का जो आपका ये एक्ट था, अधिनियम था, इसका क्या मोटो था और अभी संशोधन में क्या इसमें नया होने वाला है, तभी तो क्लैरिटी होगी ना। देखिए, पहले से कुछ हम पॉइंट यहाँ से बात कर लेते हैं। ऊर्जा संरक्षण जो एक्ट अधिनियम जो 2001 को लाया गया था, इसमें बेसिकली फोकस जो किया गया था ना, कुछ मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें शॉर्ट में, इसे बहुत बड़ा ये अधिनियम है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपको एग्जाम में इतना कुछ लिखना नहीं होता है, एग्जाम में एक्ट उसका क्या पर्पस है। तो इस एक्ट में बेसिकली अगर हम बात करें तो कुछ पॉइंट थे, कुछ उद्देश्य थे। जैसे कि उद्देश्य ये था कि कैसे हम लोग ऊर्जा को संरक्षण कर सकते हैं। पहली बात नाम से ही मेंशन है, तो कैसी ऊर्जा की यहाँ बात हो रही है। यहाँ बात हो रही है ऊर्जा, ये आप जो रीन्यूएबल एनर्जी है, जो नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा, दोनों की बात की जा रही है। सबसे ज्यादा फोकस कहाँ पर है, तो हमने मेरे ख्याल से इसमें इससे आर्टिकल बहुत सारे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक तो आर्टिकल परसों भी था, जो कि हम लोग एक परसों या नरसों था मेरे ख्याल से, जो ग्राफ से समझे थे पाई चार्ट में कि फोसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन और जो आपके नॉन फोसिल फ्यूल जो थे, दोनों का क्या रेशियो होता है ना। तो यहाँ पर दोनों की फोकस की जा रही है, लेकिन दोनों में सबसे ज्यादा फोकस कहाँ पर, फोसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन पर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या है, संरक्षण करने की बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तकनीकी, कि हम लोग ऊर्जा को बचाने में टेक्नोलॉजी का कैसे कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ये भी हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है, मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे, ठीक है। 2001 में हम लोग ये सोचना स्टार्ट कर दिए थे। इसके बाद में यहाँ पर जो कम्युनिटी है, यानी कि जो कम्युनिटी है उससे भी अवेयर करेंगे, यानी कि जागरूक, क्योंकि एनर्जी को तो बचाना पड़ेगा ना। अब एनर्जी को बचाने के लिए अगर जो पब्लिक है छोटी छोटी लेवल पे, फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके घर में पंखा चल रहा है ना, पंखा की नीड अभी नहीं है, ठंड आ चुकी है, लेकिन फिर भी किसी किसी की हैबिट होती है, और ये बड़ा मतलब लग्जरियस हैबिट होती है कि आप आ, जो सोते हैं ना खासकर रात में, तो वो भले ही ठंड हो, पंखा चला के अपनी जो ब्लैंकेट है, जो कंबल बोलते हैं, उसको ओढ़ के सोएंगे। ये भी कुछ लोगों का शौक होता है ना। तो ये क्या है, ये कहीं न कहीं शौक तो पूरा हो जा रहा है आपका, लेकिन जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, इसका संरक्षण हो रहा है कहीं न कहीं। तो इसकी शुरुआत एक व्यक्तिगत स्तर पर शुरू होती है, एक इंडिविजुअल लेवल पर शुरू होती है। और ये जो इंडिविजुअल लेवल है, ये कहीं न कहीं शुरुआत आपसे और हमसे ही होती है। अगर आप ही छोटे-मोटे इस ऐसे जो कंज़र्वेशन में आप हेल्प नहीं करते हैं, आप अवेयर नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात क्या, अवेयर ही नहीं है, जागरूकता है ही नहीं। शौक के ऊपर हम लोग फ़ोकस करते हैं कि यार हमें कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये भी बात सही है कि ज जब तक आपकी बॉडी में तकलीफ नहीं होगा, पेन नहीं होगा ना, तब तक आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। भले ही आपके पास में आप इकोनॉमिकली सही है, स्टेबल है, आर्थिक रूप से आप सही है ना? या फिर और भी मतलब सोशली भी सही है, आपका एक अलग एक रुतबा है, ठीक है? लेकिन फिर भी आपको सक्सेस पाने के लिए ना, लिख लीजिए इसको, सक्सेस पाने के लिए आपको अपने आप को पेन में डालना पड़ेगा। पेन यानी कि दर्द में। जब तक आप अपने आप को पेन में नहीं डालते हैं, जब तक आप अपने आप को टॉर्चर नहीं करते, अपने आप को टॉर्चर नहीं करते, अपने आप को प्रेशर में नहीं डालते हैं, तब तक सक्सेस ना मुश्किल है। रिस्क जो है ना, बोलते हैं रिस्क ले लेना नहीं चाहिए, रिस्क ही लेना चाहिए लाइफ में। लाइफ में अगर आप सोचे कि सब कुछ कैलकुलेट करके कि यार ये यहाँ से ऐसे होगा तो उसको ऐसे कर लेंगे, सब कुछ कैलकुलेट नहीं होता है। कुछ चीजें आपकी विल पावर पर डिपेंड करती है, इच्छा शक्ति के ऊपर। आपकी विल पावर और एक साइड में कैलकुलेशंस जो कि आप अपने कामों को करते हैं, आपका विल पावर कुछ ज़्यादा स्ट्रांग है। आप जो हिसाब लगाते हैं कि ये काम चीज़ें इसके लिए, उसके लिए, मेरे काम ये काम बना ही नहीं है। लेकिन इससे कहने कि आपका जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, विल पावर है, ये ज़्यादा है। आप इसको और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? कभी-कभी ऐसे दिन आते हैं, कभी-कभी जब मोटिवेट करने का टाइम मिलता है। इसे डेली नहीं कर पाते, लेकिन ये कहें कि आप ही के लिए होता है कि आप कम से कम सारी बातें किताबें नहीं कहती हैं, तो कुछ बातें आपके गुरुजी भी कहते हैं, टीचर भी कहते हैं, कुछ बातें कहीं न कहीं दूसरे के मिस्टेक से भी सीखते हैं। तो ये भी आपके एक बुक की तरह है, जो कि बुक से आपको एक बड़ा जो नॉलेज है ना, वो आपको यहाँ से मिलता है।
इसलिए कभी कभी ये बातें करते हैं। तो ये इनका एक मेन मोटो है। अब इसमें कुछ पॉइंट अपडेट की जाएगी, क्या अपडेट होगा सुन लीजिए। पेपर 2 पेपर 3 यहाँ भी किए आपको कवर हो जाएगा। पेपर 3 इसलिए क्योंकि इन्वायरमेंट के पार्ट इसमें होगा, ठीक है। देखिए अभी हम आपको बताएं, नॉन फोसिल फ्यूल गैर जीवाश्म स्रोत का जो उपयोग है, इसे हमें यानी कि आप इसको कौन सा बोलेंगे, यानी कि आप इसमें सोलर एनर्जी हो गया, इसमें विंड एनर्जी हो गया, इसमें आप बोल सकते हैं कि जो क्या बोलते हैं टाइडल एनर्जी हो गया, है ना, वेव जिसको बोलते हैं। तो ये सब एनर्जी का हाइड्रो पावर एनर्जी हो गया, जो वाटर एनर्जी आप जिसको बोलते हैं। तो ये ऊर्जा को आपको यूज करना है और इसके लिए ये विधेयक लाया गया है कि हमारा जो फोकस है, एक दिन हम आर्टिकल डिस्कस किए थे कि इंडिया अभी जो इस टाइम में नॉन यानी कि गैर जो आपके जीवाश्म ईंधन है, इसके जरिए इंडिया अभी इस टाइम में एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बोलिए एनर्जी, वो आपका 145 था। अभी हम फिर कुछ पहले डाटा चेक किया तो 165 ही हुआ है, ठीक है। तो 20 गीगावाट तक बढ़ा है, तो 165 बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, ठीक है। लेकिन इंडिया टारगेट ये कि 300 तक इसको 2027 तक करना है, 27 तक, ठीक है। आपको हम परसों का आर्टिकल आपको हम बताए भी थे। तो इंडिया का टारगेट तो है, इंडिया टारगेट आपको मालूम होना चाहिए कि 2000 लास्ट की बात कर रहे हैं जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 हुआ था, 26 ग्लासगो यूके में। तो इंडिया ने कहीं ना कहीं अपने साइड अपने आप में एक कमिटमेंट भी किया कि 2030 तक में हमारा जो टारगेट है और गैर जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा को उत्पादन करना, ये आपका 500 गीगावाट तक आपका होने वाला है, ठीक है। मतलब 500 गीगावाट तक का इसका टारगेट है इंडिया का। लेकिन अभी टारगेट जो है बिल्कुल बहुत कम है इसके कंपेयर में। लेकिन हम लोग एफर्ट्स लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग हाथ पांव धरे बैठे हुए, एफर्ट्स हम लोग लगा रहे हैं। तो इसी के सीक्वेंस में एक बिल आ गया। अब इसको ना आप उससे लिंक समझ के सोचिए कि ये लिंकअप है, यानी कि लिंकअप है, किस दिशा में लिंकअप है। हमारा एक ही टारगेट है, क्या, 500 गीगावाट 2030 तक। अब उस दिशा में देखिए, अभी आप और भी सुनेंगे। अभी ये बिल अभी विधेयक है ना, ये विधेयक है यानी बिल ही है। अभी ये बिल है, अभी कुछ ना कुछ और प्रोग्राम होंगे, कुछ आप बोल सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ योजना लेके आएगी जो कि गैर जीवाश्म ईंधन की तरफ इंक्लाइंड होगी। तो कहीं ना आप सुनते रहेंगे अभी, क्योंकि हमें टारगेट पूरा करना है। और वैसे भी जो आपके इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट जब रिलीज की गई थी वर्ल्ड बैंक ने, तो उसके अकॉर्डिंग भी कहा गया 2027 तक में ये डबल करना है। तो उसको भी तो मानना पड़ेगा ना, इसका भी टारगेट मानना पड़ेगा 5 साल में, अभी से 5 साल में। तो गैर जीवाश्म स्रोत का उपयोग इसे बढ़ाना है, ठीक है, पैरों ऊपर कर दे रहे हैं, ये चीजें हमें बढ़ानी है। कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट क्या होता है, देखिए ये जो है ना कॉन्सेप्ट, इसको समझिए थोड़ा ध्यान से। आई होप कि सब कोई इमेज रखे, कोई इमेज नहीं रखे कोई बात नहीं। कार्बन क्रेडिट जो है ना, ये एक परमिट होता है। परमिट क्या हुआ, परमिट ये हुआ कि इसमें आप जो है ना कार्बन को यानी CO2 को खरीदते हैं। किससे खरीदते हैं, जो ज्यादा इसका उत्पादन कर रहा है CO2 का, एक ऐसा फैक्ट्री जो कि ज्यादा CO2 को रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऐसा एक कंपनी जो कि कम रिलीज कर रहा है ना, कम रिलीज कर रहा है, तो वो उसको खरीद लेगा। जब वो खरीदेगा तो जो खरीदने वाला है वो क्या करेगा, उसे कुछ पैसे वैसे मिलेंगे, ठीक है। किस हिसाब से वो खरीदेगा, तो हिसाब कुछ इस तरीके से होगा। 1 कार्बन क्रेडिट जो होगा, यानी कि 1 मीट्रिक टन CO2 की हम बात कर रहे हैं, 1 मीट्रिक टन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये बोलिए 1 मीट्रिक टन, या फिर इसको बोलिए 1 कार्बन क्रेडिट। अगर हम 1 बेच रहे हैं, CC यानी कार्बन क्रेडिट, यानी कि ये आपका 1 मैट्रिक टन है CO2, कोई ये खरीदा, तो खरीदने वाले के ऊपर एक जिम्मेवारी से आ जाएगी। उसे प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, वृक्ष रोपण जो बोल सकते हैं, प्लांट लगाने पड़ेंगे। कुछ ऐसी एक्टिविटीज ये करनी पड़ेंगी जैसे कि एटमोस्फेयर से, हमारे पर्यावरण से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कहीं ना कहीं कम हो, इस दिशा में भी काम की जाएगी। तो ये कौन करेगा, अब जो फैक्ट्री जो CO2 बना रहा है उसके पास इतना टाइम नहीं, उसे बस प्रोडक्शन करना है करना है करना है। लेकिन यही काम किसी और कंपनी, ये कंपनीज भी हो सकता है, कोई ये ग्रुप भी हो सकता है, कोई संगठन भी हो सकता है, तो वो ये काम ले लेती है कि ताकि वो वृक्षारोपण कर सकती है। ये कंट्री भी कर सकते हैं, ये एक देश दूसरे देश के लिए भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक ग्रुप, एक तो एग्जाम्पल से समझाया आपको, तो दूसरे देश भी कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट। आप CO2 खरीदते हैं, ठीक है, और इसका एक माप है, जैसे 1 kg का जो आपका होता है वो उसका समथिंग कुछ मेजरमेंट है ना, भार है। तो उस तरीके से इनका भी बना गया 1 कार्बन क्रेडिट यानी 1 मेट्रिक टन। जैसे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है ना, 1000 ग्राम। तो उस तरीके से भी है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और एक आता है, इंडिया ने, देखिए हर एक कंट्री का अपना अपना कुछ टारगेट होता है।
तो उसी तरीके से एक आपका NDC है, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। आप जितना CO2 पूरे वर्ल्ड में रिलीज हो रहा है, बन रहा है, इसमें एक देश का क्या कंट्रीब्यूशन है और उस देश का कंट्रीब्यूशन साथ में वो देश क्या कर रहा है उस CO2 को, उसको कम करने के लिए, उससे कहेंगे हम लोग NDC, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। यानी कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप क्या करने वाले हो CO2 कम करने के लिए, पूरा वर्ल्ड में रिलीज हो रहा है। लेकिन इसको लेकर भी कहेंगे डिबेट्स होते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री है, विकसित जो देश है, वो पहले ही अपने जो देश में औद्योगिकरण जो होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो लेके आ गए हैं। अब जब डेवलपिंग कंट्री की बारी है तो अभी यहाँ पर अपना नुस्खा निकाल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज का इशू है, ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, ठीक है, ये बड़ा पेतरा चीज निकाल रहे हैं। तो क्या हम लोग डेवलप ना करें, क्या हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन ना करें? तो ये सब चीजें भी डिबेट्स डिस्कशन में क्रिटिसाइज जो भी ऑब्जेक्शन होते रहते हैं ना। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ग्लोबल वार्मिंग को भी फोकस करें तो हमें इसको कम करने की दिशा में काम तो सभी लोग कर रहे हैं। इंडिया जितना रिलीज नहीं करता है CO2, ये इंडिया अपने स्तर पर अच्छा कर रहा है, ज्यादा ही कर रहा है बाकी डेवलप्ड कंट्री से। इंडिया जितना कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा उससे ज्यादा वो, क्योंकि इंडिया का टारगेट, तभी तो इंडिया का टारगेट नेट जीरो एमिशन का 2070 तक में है। क्योंकि इंडिया को अभी फिलहाल, क्यों विकासशील देश में आते हैं। वैसे भी आ, आज कुछ दिन पहले हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू जो वर्ल्ड आपकी जो थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं इसके 3 पार्ट में डिवाइड किया था, कोर, सेमी पेरिफेरल और पेरिफेरल। तो इंडिया सेमी पेरिफेरल में आता है, बीच वाले में आता है ना। याद कुछ आ रहा है, नोट्स बना रहे हो तब तो याद आएगा, नहीं बना रहे हो तब तो फिर चीजें ऐसे सुनते होंगे फिर ऐसे निकलता होगा, है ना। तो रिविजन इज मस्ट। तो ये हो गया इनका एक पॉइंट। एक नीचे पॉइंट यहाँ पर एक और है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ कार्बन एमिशंस। देखिए ये जो बिल लाया गया ना, अगर हम एक लाइन में इसको बोले कि ये बिल क्या करने वाला है, ये बिल करने वाला क्या, कार्बन उत्सर्जन जो हो रहा है उसकी निगरानी और नियंत्रण, बस। मतलब एक शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव हम बोले तो। लेकिन कुछ कुछ पॉइंट और भी मैं आपको जानने पड़ेंगे क्योंकि कार्बन गेट क्या होता है, कुछ कुछ पॉइंट और इसमें एसोसिएटेड थे, तो कहीं ना कहीं मैं लगा कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसके लिए इतना काफी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस आर्टिकल्स के रिगार्डिंग समथिंग कुछ, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला आर्टिकल इतना ही है, मतलब कॉन्टेक्स्ट, छोटी सी कॉन्टेक्स्ट है और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा इसमें। क्या है कॉन्टेक्स्ट इसमें, लद्दाख की 6ठी अनुसूची की मांग। अभी रिसेंटली आपको मालूम होना चाहिए कि पार्लियामेंट से कुछ डिमांड, देखिए पार्लियामेंट लद्दाख की बात करें तो लद्दाख से, जो कि एक यूटी बन चुका है, 2019 वो टाइम था जिस टाइम में जम्मू कश्मीर जो कि एक स्टेट ही था उसको डिवाइड किया गया, उसे एक यूटी बनाया गया और यूटी बना के उसे डिवाइड भी कर दिया गया, 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक आपका बन गया जम्मू एंड कश्मीर, एक आपका बन गया लद्दाख रीजन। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दोनों अभी केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी है, यूनियन टेरिटरीज है। और दोनों के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि लद्दाख एक नया यूटी है ना, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले से स्टेट था, ये एक नया है। और वहां की बात करें तो, क्योंकि देखिए जब भी कुछ नया स्टेट या यूटी बनता है तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वहां पर जो एमपीज होते हैं, सांसद होते हैं, ये भी तो होंगे वहां पर, तो ये भी बनाना पड़ता है ना। तो डिलिमिटेशन कमीशन होते हैं जो कि ये डिसाइड करता है कि कहाँ पर किस टेरिटरी के किस क्षेत्र के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो खास कर निकालते हैं और वो कहते हैं कितना इसमें कितने एमपीज होंगे। तो अभी लद्दाख में एक एमपी है, एक ही एमपी है, उन्होंने ये डिमांड किया। सरकार वैसे बात उनका मानती भी है ना, क्योंकि एक ही एमपी है, एक ही आवाज है। आप खुद सोचिए कि कोई एक रीजन का एक ही एमपी हो, एक ही लीडर हो, तो सरकार थोड़ा टेंशन में देती है। तो उन्होंने डिमांड बहुत पहले से किया था और डिमांड को लेकर अभी थोड़ा सा डिस्कशन कुछ हुआ, तो सरकार की साइड से कुछ बात ये निकल के आई, ठीक है, ये हम लोग कंसीडर करते हैं, ये मानते भी है कि हाँ, इन्होंने डिमांड ये रखा कि जो लद्दाख है उसे 6वीं जो सूची है ना, अनुसूची, इसमें रखना चाहिए। अब दिमाग में चल रहा होगा आपके, सर 6वीं अनुसूची में क्या है, ऐसा क्या है इसमें कि इसकी डिमांड हो रही है। थोड़ा आपको हम अपनी पॉलिटी में ले जाते हैं ना, पॉलिटी आप पढ़े भी होंगे। तो इसमें ना जो 5th जो शेड्यूल है और जो 6th शेड्यूल है, दोनों शेड्यूल में ना बात की गई है कि इनके बारे में, तो अनुसूचित जनजाति के बारे में, है ना, या जनजाति बोलिए। तो अगर आपको थोड़ा सा रिमाइंडर करवा दें, 6ठी की बात की जा रही है, तो 6ठी में ये बोला गया यहाँ पर कि 6th शेड्यूल में ये जो है ना बेसिकली फोकस करता है किसमें, तो ये 4 स्टेट फोकस करता है, वो भी नॉर्थ ईस्टर्न यानी पूर्वोत्तर, ये आपके स्टेट ही है, राज्य है, कौन कौन से। तो इसको शॉर्ट में आपने याद किया होगा ATMM, ATMM यानी कि आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम।
इसमें भी देखिए, अब एक चीज फायदा आपको थोड़ा सा आपको कुछ इसकी विशेषता बताते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज है। अब इनका 6 शेड्यूल में होना एक मेन फंक्शन क्या होता है कि ये यहाँ पर इनके पास में एक ऑप्शन किस चीज का है, तो ऑप्शन है यहाँ पर इनके पास में एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने का। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने का कहाँ पर, इस 4 की हम बात कर रहे हैं। 5वीं में अभी हम नहीं गए, ठीक है, 5वीं में बात करेंगे कि 5वीं में क्यों डिमांड नहीं किया गया, 6ठी में डिमांड क्यों किया गया। और अभी ये यूटी है तो क्या दिक्कत इसे, यूटी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसे और खुश होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारा खर्च वर्च देगी, ठीक है। लेकिन फिर भी खुश क्यों नहीं है, क्या इसे दिक्कत हो चुकी है यहाँ पर, ये भी बात करेंगे, ठीक है। एक पल आप ये समझ लीजिए, जब ये समझेंगे तभी आप समझेंगे अच्छा ये बात है। तो यहाँ पर ATMM को लेकर यानी कि आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। ये क्या हुआ, यानी कि ऐसा जिला जहां पर जो लोग खुद से अपने जो लॉज लेजिस्लेशन यानी कि वैधानिक बोल सकते हैं, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करते हैं, उनकी अपनी जुडिशरी न्यायपालिका भी है। सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं मान, वो लोग मानते नहीं है, मानते हैं, लेकिन क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट एक बोल सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण की जब बात करते हैं, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें यही देखने मिलता है। क्योंकि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी कि स्वायत्त जिला परिषद जो है ना, ये बेसिकली इंडिकेट ये करता है खास यहीं पर, ठीक है। वैसे आसाम का जो बोडोलैंड है, बोडोलैंड में ये थोड़ा सा उसमें हल्का एक्सेप्शन है, वो भी है लेकिन। तो यहाँ पर टोटल जो है ना आपके 10 ADC यानी कि 10 मतलब क्या हुआ, 10 ADC मतलब क्या हुआ कि 10 ऐसे जिले हैं, और ये चारों स्टेट मिलाकर, जैसे कि आपका इसमें 3 हो गया, ठीक है, इसमें 3 हो गया, 3 हो गया, त्रिपुरा में 1 है वैसे, ठीक है। तो इस तरह के 10 है ADC, और ये 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है ना, वो खुद से, जैसे इंडिया कोई स्टेट हो गया, स्टेट खुद से अपनी लॉज बनाता है, कानून बनाता है, लेजिस्लेशन लाता है, ठीक है, एग्जीक्यूट करता है कुछ भी आपके स्कीम्स योजना रहते हैं, जुडिशरी अपना हाई कोर्ट भी है। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट में उनका एक अपना ADC होता है, और ये ADC जो है ना, ये प्रेसिडेंट के तरफ से ये चीजें बनाई जाती है, और गवर्नर के यहाँ सपोर्ट होता है, प्रेसिडेंट गवर्नर मिलकर बनाते हैं, इसका अलग से स्ट्रक्चर है, कहीं बाद में समझेंगे इसको। लेकिन यहाँ फिलहाल फोकस हम यहाँ पर कर रहे हैं कि 6ठी अनुसूची की डिमांड क्यों कर रहे हैं, इसके फायदे कुछ तो होंगे ना। यस, फायदे यही है कि यहाँ पर स्वायत्तता यानी कि बोल ऑटोनॉमी मिलती है। ऑटोनॉमी मिलती है किनको, तो वहाँ के लोकल्स को। अब क्यों यहाँ पर डिमांड की जा रही है, क्या कुछ क्राइटेरिया होते हैं, यस क्राइटेरिया भी होते हैं। यहाँ पर डिपेंड, देखिए जो लद्दाख रीजन है वहां पर आप देखेंगे कि 79% अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए 80% जो लोग हैं ना वो आदिवासी है, ट्राइबल है। अब ट्राइबल है तो क्योंकि आर्टिकल 5 और 6 कहीं कहीं ट्राइबल्स एरिया की ही बात करता है, लेकिन उसमें से स्पेशली आपका आर्टिकल जो सॉरी शेड्यूल शेड्यूल जो आपका 6 है, शेड्यूल 6 स्पेशली आपका नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है, पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है उसके बारे में बात करते हैं, उसके 4 स्टेट में बात करते हैं, यानी कि आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, है ना। तो बाकी जो स्टेट्स हैं जहां पर आपके आदिवासी जो समुदाय के लोग रहते हैं, उनका डिमांड उनका उनका जो प्रोविजन वो कहाँ पर है, उनका शेड्यूल 5 में, अनुसूची 5 में। तो अनुसूची 5 में 5वीं अनुसूची में जो कि अनुच्छेद 244 इसका यूज करके, देखिए हर एक जो कानून है, लॉज है, वो आपके आदिवासी क्षेत्र में इंप्लीमेंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, कहीं कहीं आपको ये मालूम होगा, क्योंकि वो लोग बहुत पिछड़े हैं। वो जो मुख्य धारा है वहां पर आने के लिए उनको थोड़ा और भी टाइम चाहिए। तो जो भी कानून बनते हैं वो जनरली बनाया जाता है, सामान्य रूप से बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि मतलब किसी टारगेट करके। तो क्योंकि वो थोड़ा पिछड़े हैं तो उनको वो कानून वहां पर कंप्लीटली इंप्लीमेंट ना हो, इसके लिए थोड़ी सी वहां पर ढीली बरती जाती है। तो ढीली कैसी होती है, तो उस लॉज में थोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ा कुछ बदलाव करके, ये कौन करता है, गवर्नर। तो 5th शेड्यूल के अंडर में, 5वीं बात कर रहे हैं, 5th शेड्यूल के अंडर में आर्टिकल 244 इसका यूज करते हुए, और इसमें बेसिकली क्या होता है, लैंड को लेकर आप बोल सकते हो, वहाँ की जो संस्कृति है, मतलब कल्चर है, ठीक है, वहाँ के लैंग्वेज है, वहाँ की जो जनजाति है, ठीक है, इसको इसके बिहाफ में चीजों को प्रशासनिक चीजों में रखी जाती है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है। अब यहाँ पर जो 5वीं शेड्यूल यहाँ पर है, इसमें और 6ठी में एक छोटा डिफरेंस समझिए कि 5वीं 6ठी में डिफरेंस ये है कि 5वीं में यहाँ पर जो सबसे मेन पावर है, यानी कि जो अथॉरिटी है, ये होती है गवर्नर के पास में, राज्यपाल के पास में, इस ठीक है, इसमें राज्यपाल के पास में होती है। लेकिन 6ठी की बात करें तो 6ठी वाले में यहाँ पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होती है, हम बोल स्वायत्त जिला परिषद, यानी खुद अपने आप में यहाँ पर जो गवर्नर है उसकी भी कम चलती है, यहाँ इनकी चलती ज्यादा है। यानी कि अगर हम जुडिशरी की बात करें तो खुद ये डिसाइड करते हैं, इनकी एक टीम होती है,
30 मेंबर होते हैं। हर एडीसी में 30 मेंबर होते हैं। अगर बात करें तो पूरा कितना है, 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। पूरा है 10 एडीसी बनाया गया 4 स्टेट मिला के, और उसमें से 30 है यहाँ पर। सिर्फ बोडोलैंड वाला जो आसाम का ना, आसाम में 40 है। बस एक थोड़ा एक्सेप्शन ये है, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते कभी कि एडीसी जो बनाए गए, ठीक है, इनमें जो मेंबर्स की संख्या ये कॉमन होती है, सामान्य रूप से 30 होते हैं। तो नहीं, एक्सेप्शन भी है, 30-40 भी है आसाम वाले, बाकी सब में 30-30 है, नॉर्मली है, ठीक है। तो इसमें पावर राज्यपाल के पास में, इसमें पावर ऑटोनॉमी है, खुद से है, खुद की मेंबर होती है, स्टेट जो स्टेट से होते हैं उस स्टेट से उनके पास होती है। ये फायदा होता है इसमें। ऐसा होने से क्या फायदा होगा, और ऐसा होने से फायदा ये होगा कि जो लोकल्स लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो लोग के पास में पावर आएगी कि वो किस तरीके से वहाँ की जो प्रशासन है वो चला सके, किस तरीके से वो एडमिनिस्टर कर सके, ये उनके पास पावर आ जाती है। ये बड़ा फायदा है, बड़ा फायदा ये है, ठीक है। क्योंकि आप देख खुद से सोचिए, क्योंकि इसके लिए सरकार ने 73rd 74th अमेंडमेंट की है, तभी तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आया या म्यूनसिपैलिटीज आया। ये क्यों हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए, विकेंद्रीकरण करने के लिए। तो इस दिशा में ही ये पॉइंट है, लेकिन ये बस आपका ट्राइबल्स एरियाज के लिए है। पैसा एक्ट भी लाया गया 1996 में, है ना। तो ये सब चीजें अब यहाँ पर अभी तक 1995 का जो एक अधिनियम था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो प्रशासन है वो चल रही थी, लॉज चल रही थी, यानी कि बोल सकते हैं यहाँ पर जो अथॉरिटी यहाँ पर रूल कर रही थी। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी जिला परिषद अधिनियम, इसके तहत में अभी भी चल रहा है। यूटी है, हाँ यूटी है, तो इसके तहत में चीजें आप खुद सोचिए कि एक स्टेट में वहां की विधानसभा होती है। अब यहाँ पर तो ऐसा विधानसभा तो है नहीं, ये यूटी है। अब यूटी है तो यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट है, जो आईएएस ऑफिसर की हम बात करते हैं, ये लोग यहाँ पर रूल कर रहे हैं। से एक एमपी तो है, एमएलए भी है, लेकिन यहाँ पे एक एमपी है, और सॉरी एमएलए नहीं है, एक एमपी यहाँ पर है। तो रूल कौन करेगा, क्या पूरा एक ही एमपी करेगा, नहीं, वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट है वही रूल कर रहे हैं, खासकर एज ए एमएलए के फॉर्म में, एमएलए की तरह, है ना। तो ये चीजें यहाँ पे एक इशू है। तो वहां पर डिमांड की जा रही है कि हमें छठी अनुसूची में, तो सरकार ने ये भी कहा कि ठीक है आपका जो कंसर्न है वो सही है, लेकिन छठी में ना ओनली हम लोग जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो राज्य है उसी को हम लोग रख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर तो रख नहीं सकते, लेकिन हाँ आपके लिए कुछ संविधान में कुछ विशेष जो प्रावधान संशोधन करके यहाँ पर आपको जो एडीसी की जो डिमांड यानी कि स्वायत्त जिला परिषद, ये कर सकते हैं। अभी हुआ नहीं है, बस बात चली है, बातें चली है अभी तक, ठीक है, लेकिन बात चलने में उससे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है कि आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना। तो ये हो गया एक पॉइंट। अब इसमें कौन कौन सा पॉइंट छूट गया, ये तो पहले से भी चल रहा है, ठीक है। तो ये याद रहे कि इसी के अकॉर्डिंग लद्दाख में वहाँ की जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो होती है, वो चल रही है, वो रन कर रही है। प्लस एक पॉइंट और, हाँ, ये फायदा किससे होगा, देखिए ये ऐसा करने से एक शॉर्ट में बोल सकते हैं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, क्योंकि लोकल्स लोग जितना अच्छा से जो एडमिनिस्टर कर सकते हैं लोग स्थानीय जगह पे, ये इतना एक जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून लेके के आती है वहां कानून को इम्प्लीमेंट करना, उससे अच्छा कि लोकल्स लोग अपने लेवल में अपने स्तर पर कानून को बनाए और इम्प्लीमेंट करें, ये बेटर होता है, खास करना कि सेंट्रल गवर्नमेंट से। इनके एक होता है टॉप टू डाउन अप्रोच, एक तो होता है बॉटम टू टॉप अप्रोच, है ना। इनकी बॉटम चीजें बन रही है और टॉप तक जा रही है, तो ये अच्छा होता है ना कि टॉप से बॉटम, ठीक है। तो ये हुआ इसके रिगार्डिंग, ये आपका टोटल आर्टिकल। आगे बात करते हैं आपका दूसरा आर्टिकल, हो गया वो आर्टिकल कंप्लीट, क्योंकि आपको बहुत पीएचडी तो करवाना नहीं है, ठीक है, नहीं तो बहुत करंट अफेयर्स हम पे पीएचडी करवाए जा रहे हैं, हाथ में क्या है, कुछ भी नहीं। तो ये आपका आर्टिकल दूसरा आर्टिकल से क्या, आर्टिकल से देखिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। देखिए 14 दिसंबर जो है ना, ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, खासकर ये राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022। देखिए अभी ये सेलिब्रेट किया 14 दिसंबर से स्टार्ट हुआ, 1991 को ये फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट किया गया। हम लोग यहाँ पर ना इसमें सरकार जो है ना, ये क्यों मतलब ये इस तारीख को मनाती है, इस डेट को मनाती है, और ये डेट इम्पोर्टेंट पे क्यों है, क्योंकि इसी डेट में हर साल, इस टाइम से लेकर हर साल अवार्ड फंक्शन किए जाते हैं। वो अवार्ड फंक्शन क्या, वो अवार्ड फंक्शन जो है ना, ये आपका है राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार 2022। देखिए ये इस नाम से 2022 का 2022 यहाँ लीजिए, इस नाम से अवार्ड जो है ना डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, किनको दी जाती है, वैसे कंपनी जिन जो खासकर जो ऐसे इंडस्ट्री भी जो कि ऊर्जा का उत्पादन तो कर रहे हैं, है ना, लेकिन या ऐसे इंडस्ट्री जो कहीं ना कहीं इस फील्ड में काम कर रहे हैं कि कैसे हम लोग जो संसाधन है उसका कम यूज करके कैसे हम लोग ऊर्जा का संरक्षण करके छोटे मोटे लेवल पर भी, ठीक है, छोटे स्तर से बचा के हम लोग, बेसिकली ये लिंक, ये आर्टिकल पीछे वाले से लिंक है, पीछे वाले से, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक अपडेट ये है कि अवार्ड दिए जाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं, किनको,
तो यहाँ उनको जो खासकर जो इंडस्ट्री, जो फैक्ट्रीज़ जो इस दिशा में काम कर रही है, ऊर्जा के संरक्षण की दिशा में, ये आपका एक व्यक्तिगत स्तर पर भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल स्तर पर भी हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं, ये पुरस्कार उनको दिए जाते हैं जो कि इस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, जो कि ऊर्जा को कैसे बचाया जा सके, लेकिन हमारी इकोनॉमी भी अच्छे से रन करे। यानी कि इनका फ़ोकस ये नहीं कि सिर्फ़ ऊर्जा को बचाना है, ठीक है? ऊर्जा को तो बचाना है ही, ठीक है? लेकिन साथ ही साथ में इनका फ़ोकस जो अर्थव्यवस्था है, इनके ऊपर भी फ़ोकस करना है, इकोनॉमी पर भी। मालूम चला मतलब ऊर्जा को बचाने की फिराक में हमारी इकोनॉमी डाउन चली गई, ये नहीं करना है। तो मतलब कि हम लोग मेंटेन करके चल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप तैयारी कर रही हैं यूपीएससी की, आप इधर जॉब भी कर रहे हैं और आप इधर घर का भी चीज़ों को सँभाल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप इधर पढ़ाई भी कर रही हैं यूपीएससी। ये जो है ना संघर्ष, बड़ा मज़ा आता है जब इसका रिज़ल्ट आता है, जब आप ऐसे आई होप कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ठीक है? जो लोग के लाइफ़ में स्ट्रगल होगी, घर की भी एक ज़िम्मेवारी होती है, अपनी पढ़ाई की भी ज़िम्मेदारी होती है, घर को भी चलाना होता है। ये आप जो भी लोग ऐसे कर रहे हैं ना, जो भी लोग ऐसे, ठीक है? सबके लिए बता रहे हैं। ये ना अपने आप को एक एक चैलेंज समझिए कि भगवान आपको ना ऊपर वाला जो है ना, चाहे भगवान हो, चाहे अल्लाह हो, जो भी हो जिनको आप मानते हैं, ये ना आपको ना एक अवसर दिया, अपॉर्च्युनिटी दी है कि एक अपॉर्च्युनिटी जो कि ये स्ट्रगल से आपको बाहर निकलने की। इसमें आपको कोसना नहीं है कि मतलब यार भगवान, यार ऊपर वाला ये हमें क्यों ऐसा देता है, ठीक है? ये नहीं करना आपको, यही एक मौका है और आप लकी हो जो जो भी ऐसे इस चीज़ से गुज़र रहा है, ठीक है? आप लकी हो, सच मानिए कि आप लकी हो। आप इस चीज़ से निकलेंगे भी, बस क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, किसी को भी नहीं, ना ऊपर वाले को, ना नीचे वाले को। बस अपनी हार्ड वर्क और हार्ड वर्क के साथ में अपनी जो नीयत है ना, बोलते हैं ना नीयत, अगर नीयत साफ़ हो, हार्ड वर्क सही हो ना, तो फिर हम तो भगवान या अल्लाह जो भी आप मानते हैं, उनको आना पड़ता है, आपके हार्ड वर्क का रिज़ल्ट देने के लिए। तो बस ये चीज़ें होती हैं। हार्ड वर्क सब लोग करते हैं, नियत साफ़ सबका नहीं होता है ना? तो नियत साफ़ रख के कीजिए, रिज़ल्ट आपके हाथ में होगा, ठीक है? चलिए, ये हो गया। इसके बाद फिर जो ऊर्जा दक्षता और संरक्षण, देखिए, ये तो स्टार्ट यहाँ पे किया गया ना, लेकिन ये बेसिकली स्टार्ट जो किया गया ना, मेन जो इसका फ़ोकस था अवेयरनेस के ऊपर था। अवेयरनेस कैसा? कि यार मतलब जो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्रीज़ है, जो कि कहीं न कहीं रिसोर्स संसाधन का यूज़ करते हैं, इनको आइडियाज़ होना चाहिए, इनको अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है? फिर आपका ग्रीन हाउस गैसेज़ बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसके रिगार्डिंग कुछ तो आइडियाज़ हो, कुछ अवेयरनेस हो। अब इस दिशा में काम करने के लिए वही जो आपके फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ वाले हैं, ये लोग खास संसाधन का जो यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल्स यूज़ करके कुछ न कुछ एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसमें कितना कम एनर्जी वो यूज़ कर सकें। जैसे कोई भी ब्रेड, एक बेकरी है, ठीक है? तो वहाँ पर भी तो इलेक्ट्रिसिटी लगती है ना, तो वहाँ पर किस तरीके से एक छोटी लेवल तक में कैसे एनर्जी को बचा सकें, कैसे कम कर सकें, ये भी तो एक बचत ही है ना। तो ये भी एक संरक्षण ही है, बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको तभी मालूम होगी जब आप इम्पोर्टेंस समझेंगे ग्लोबल वार्मिंग का, आप इम्पोर्टेंस समझेंगे जब जलवायु परिवर्तन का, क्लाइमेट चेंज का, तभी आप इस दिशा में काम कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जो दिवस है ना, बेसिकली आप सभी को प्रमोट भी करती है, सभी को ये अवेयर भी करती है कि आपको जागरूक भी करती है, किस दिशा में? तो ग्लोबल वार्मिंग और जो जलवायु परिवर्तन, उस दिशा में कम कैसे की जाए। ऊर्जा दक्षता यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंज़र्वेशन, इसके लिए पॉइंट ये है कि ये इस पॉइंट पर काम करना चाहिए सभी को संरक्षण के लिए। और जो एफिशिएंसी उसे बढ़ा, एफिशिएंसी क्या होता है? आप कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट निकालिए, ये होता है आपका एफिशिएंसी, ठीक है? राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता ये तो हम बोल चुके हैं। इसके लिए ना यहाँ पर एक पॉइंट हम लिखे हैं, एवी यात्रा पोर्टल। एपी यात्रा पोर्टल, ये मोबाइल ऐप बोलिए, दोनों एक ही है। मोबाइल ऐप भी इससे लॉन्च किया गया। बेसिकली ये फोकस किया गया कि जैसे अभी आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी आपके ई-रिक्शा की बात करें, बस भी आपके आ चुके हैं, जो कि चार्जिंग सिस्टम्स चलती है चार्जर से, इलेक्ट्रिसिटी बस बोल सकते हैं। या फिर सेकंड में ये है कि बहुत सारे टैक्सीज़, ऑटो अभी इस टाइम में इलेक्ट्रिसिटी से बोल सकते हैं, जो रन करती है। तो ये कहीं न कहीं ये सेट कर रहा है कि अभी जो कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है, थोड़ी-सी कम है, लेकिन हाँ, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। स्कूटर तो आ ही गया है, स्कूटी है, ठीक है? तो अब उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? चार्जिंग का, कि चार्ज कहाँ से होगा? एक बड़ी गाड़ी है, चार्ज कहाँ से होगा? इसके लिए ना एप्लीकेशन सरकार ने बनाया है, एबी आपकी यात्रा पोर्टल। एबी यात्रा पोर्टल में ये बेसिकली एक मोबाइल ऐप है, उसमें आपको एक आइडिया मिलता है कि आप जहाँ पर हो, लोकेशन आप जहाँ भी हो, वो तो मालूम चलेगा, ठीक है? उसके ज़रिए आपको मालूम चलेगा कहाँ पर इसका चार्जिंग पॉइंट है। ये फ़ायदा होता है खासकर। तो ये क्यों बनाया गया? अगर सरकार, ये भी एग्ज़ाम्पल ही है,
या आप बोल सकते हैं इसके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि संरक्षण की दिशा में आप कहीं न कहीं काम कर रहे हैं। ये भी एग्जाम्पल ही है जो कहीं न कहीं मतलब ये सेट कर रहा है कि यस, कि आप अगर चार्जिंग जो स्कूटी हो या फिर आप इलेक्ट्रिक जो स्कूटी, बाइक कुछ भी आप परचेज़ किए, तो आपको दिक्कत ना हो, आपको कुछ हर्डल्स ना आए कि चार्जिंग को लेकर, इसके लिए ऐप बनाया गया है ना? तो इससे हम लोग बोलते हैं सर चार्ज कहाँ करें? ये आपके पास एप्लीकेशन है, ठीक है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ये बेसिकली इसको ये जो दिवस है, डेज़ ये सेलिब्रेट करता है कौन? तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये 2002 में भी इसको बनाया गया था और एनर्जी कंज़र्वेशन जो एक्ट था 2001 का, 1 के अकॉर्डिंग 1 में कुछ बदलाव करके ये आपका बनाया गया था। तो यही है छोटा-सा एक इसमें पॉइंट, तो ये रहा इसके रिगार्डिंग सब कुछ। अगला जो आर्टिकल्स है 4-5 5 आर्टिकल कर चुके हैं हम लोग शॉर्ट में, ठीक है? हमें लगता है ये एक सही स्ट्रैटेजी है, सही स्टडी यही है। नहीं तो हमें तो लगता है ना मन कि 1-2 आर्टिकल्स लें, उसमें यहाँ-वहाँ की बातें करके पूरा कर दें। तो वैसे सही भी लगता है, कुछ यहाँ-वहाँ की बातें करते हैं। लेकिन हमें मालूम है कि बहुत सारे जो यूपीएससी एस्पायरेंट हैं, वो लोग अवेयर हैं, जागरूक हैं। वो लोग और हमें मेरा इंटेंशन या मेरी नीयत ऐसी भी नहीं नहीं होनी चाहिए खासकर कि आपको आपके टाइम जो आप टाइम देते हैं 50 मिनट का टाइम अप्रोक्स लेते हैं, तो टाइम में अ, मतलब आपका टाइम प्रोडक्टिव हो। ऐसा नहीं कि आपने टाइम दिया कुछ यार मज़ा नहीं आया, ये नहीं होना चाहिए। कंटेंट भी हो, उस कंटेंट में डिस्कशन भी हो, बस इतना ही कि इंटरेस्ट आपके ऊपर होना चाहिए क्योंकि अब आपकी इंटरेस्ट मसाला खबरों में या किसी की भी इंटरेस्ट, तो इसका तो उपाय तो ये आपके साथ में है। ये मेरे पास तब इसका नहीं है। कंटेंट जो यूपीएससी का होना चाहिए वो तो बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं। कोई पॉलिटिक्स बाजी यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ये चीज़ है। लेकिन अब कुछ चीज़ें आपके ऊपर भी होती हैं, तो आपको वो टॉपिक आपको पसंद नहीं आएँगे। बिल्कुल ये सही बात भी है क्योंकि मतलब ऐसे टॉपिक यूपीएससी के टॉपिक हमें क्यों क्यों पढ़ेंगे? अगर हम पढ़ लेंगे तो फिर हम भी खुद बन जाएँगे। इतने लोग जो अगर देख रहे हैं क्लास को, तो सब लोग बन जाएँगे। तो कुछ ही लोग खासकर इतने अपने आप को अपने मन को बाँध सकते हैं, मन को डाइवर्ट कर सकते हैं कि मन को सही दिशा में कैसे ले जाना है। ये कुछ ही लोगों के अंदर में होता है और कुछ लोग में से मेरे ख्याल से जितने मेरे क्लास में होते हैं, एक दिन तो मेरे क्लास में अ, आते कभी-कभी स्कैमर आ जाते हैं, मतलब यहाँ-वहाँ से, ठीक है। लेकिन हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन मेरा ये कहना होता है कि जो भी है, हमने पहले भी कहा था कि जब भी आप किसी ग्रुप से जुड़ते हैं, इसलिए हमने ग्रुप नहीं बनाया। अ, बच्चों को बिगाड़ने में ना माने हमारी एक एक फैकल्टी बोल सकते हैं, हम जैसे फैकल्टी, इनकी ये भी ज़िम्मेदार होते हैं। हमने ये भी कहा था कि जिस दिन कोई भी हो, अगर आपके पास में 100 बुक्स हो, तो सोचिए कि आपकी जो रिवीजन है, स्टडी खतरे में। अगर आप किसी ग्रुप या किसी कोई भी किसी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में इंक्लूड होते हैं, जॉइन करते हैं, आपकी स्टडी खतरे में है। आप के पास दोस्त ज़्यादा है ना, समथिंग 10 प्लस, आप कहीं न कहीं आपकी जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, वो खतरे में है। तो इससे तो आपको अपने आप को दूर रखना है। ये जो कॉन्टेक्स्ट है, मेरे ख्याल से देख लेते हैं कितना इसका स्लाइड है, 2 स्लाइड है, देख लेते हैं जल्दी से। तो जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए ये एक आपका परिवार पहचान पत्र ये बनाया जा रहा है। ये जो परिवार पहचान पत्र है, क्या ये आधार कार्ड की तरह होने वाला है? या फिर जो आप बोल सकते हैं वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड की तरह, क्या कुछ इस तरीके से होने वाला है? और ये क्यों इसको इसमें रिसेंटली ये बात की जा रही है? हुआ क्या है कि हाल ही फिलहाल में भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के निवासियों के लिए एक परिवार पहचान पत्र, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, पहली बात तो ये पेश करने की फैसला किया है। ये कॉन्टेक्स्ट है, पेपर 2 में कवर होगा, जो कि हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट और जो इनिशिएटिव्स होते हैं और जो इंटरफेरेंस होते हैं, हस्तक्षेप बोल सकते हैं, ये उसका एक पार्ट है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ये क्या होगा इसमें पहचान यानी कि फैमिली पहचान पत्र यानी कि इसको शॉर्ट में एफपीपी कर देते हैं, है ना? शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं। ये बेसिकली आपका अल्फा न्यूमेरिक है। अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा पैन कार्ड में आपके पास में अ, इसमें लेटर भी होते हैं, इंग्लिश लेटर और नंबर भी होते हैं। इस तरीके से आपका कुछ होने वाला है और ये एक यूनिक नंबर होगा। तो क्या आधार कार्ड मतलब इसमें इंक्लूड होगा? यस, आधार कार्ड से भी लिंक होगा। क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो वेलफेयर जो स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स को की बेटर डिलीवरी के लिए आप बोल सकते हैं कि कल्याणकारी योजना को के बेहतर वितरण के लिए बेसिकली की जा रही है। तो इसमें आप खुद सोचिए जब केंद्र सरकार कर रही है तो इसमें कुछ क्रिटिसाइज़ भी होगा। तो क्रिटिसाइज़ इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ये बोला जा रहा है कि कहीं न कहीं सरकार जो है ना, इसमें जो जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं, सिटीज़न्स हैं, इनके जो डेटा है या डिटेल्स हैं, वो लेना चाहती है। ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन आपको एक यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ चीज़ों को कंटेंट को कंज़्यूम करना चाहिए।
पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो है ना ऑटोमेटिक अपडेशन ऑफ डेटा, मतलब क्या होगा कि अगर आपने एक बार इस फैमिली पहचान पत्र में एक बार अगर आपने अपना डेट ऑफ बर्थ दे दिया है ना, तो ये डेट ऑफ बर्थ ना, ऐसा नहीं कि आपका अगर 10 साल के बाद में आप से जो अपडेट होता है, कुछ चीज़ों को लेकर अपडेट होता है टाइम आने पर, तो वो अपडेट भी ऑटोमेटिक चीज़ें हो जाएगी। कुछ फंक्शन ये है। कल्याणकारी योजना तो है ही, यानी कि जो भी सरकार स्कीम्स लाती है, सोशल स्कीम्स हो गया, यानी कि हेल्थ के लिए, सैनिटेशन के लिए, स्कूल्स के लिए, एजुकेशन के लिए, ये स्कीम्स को फुलफिल करने के लिए, पहुंचाने के लिए सिटीजन तक ये स्कीम्स लाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट यहाँ पर आपके साथ में जबरदस्ती करने वाली है। गवर्नमेंट यहाँ पर आपके साथ, आपकी जो कंसेंट है, आपकी जो सहमति है, वो लेगी, उसके बाद ही आपको ये डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। तो ये ऐसा नहीं कि मतलब फोर्सफुली आपके साथ में की जा रही है, ये आप कंसेंट देंगे तो भी चीजें आगे बढ़ेगी। और सबसे पहली बात तो ये है ना कि ये कोई पहला ऐसा स्कीम नहीं है। पहले ही आपको मालूम होना चाहिए, 2021 की बात करें, यानी पिछले साल की, जब ये नवंबर की बात करें, नवंबर या अक्टूबर की बात करें, सॉरी, ये हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा जो स्टेट है, जो कि पहले अपने स्टेट में इस तरह का जो स्कीम्स है, पहचान पत्र, फैमिली पहचान पत्र, ये ला चुकी है। इसके बाद 2021 की बात करें, पंजाब भी वो ला चुका है। रिसेंटली यूपी की हम बात करें, नवंबर 2022 की बात है, जो कि परिवार कल्याण कार्ड सेम तरीके से होता है। इसमें आपको जो सामाजिक जो आपके जो सोशल जो आपके फायदे होते हैं वो आपको मिलते हैं, सरकार आपको देती है। इसके बाद फिर राजस्थान में भी आपके लॉन्च किया गया जन आधार योजना, है ना, ये भी आपके पास में ऑप्शन है। तो ये ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम है, ये एक वेलफेयर स्कीम्स है, और ये कहीं प्रीलिम्स के लिए छोटा मोटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मेंस के लिए बस ये नाम ही इंपॉर्टेंट है, कुछ यहाँ से कुछ नाम। और अभी रिसेंटली आपका जम्मू कश्मीर का इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बस आप इसको एक दिमाग रखें। तो ये हो गया आपका टोटल आर्टिकल, 6 पूरे आर्टिकल हम बात कर लेंगे। और रिसेंटली आपको मालूम होना चाहिए कि ये आप ही के लिए, जो कि 17 दिसंबर तक बोल सकते हैं, ये आपका लास्ट है। एनसीईआरटी कूपन कोड है, 999 में आपको चीजें अवेलेबल हो जाती है। फीचर्स की बात करें तो लाइव क्लासेस, वर्कबुक, आपके मेंटरशिप चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। जो लोग एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए उनके लिए प्ले स्टोर जाना है, एग्जाम फॉर सर्च करना है, ये इंटरफेस आएगा, एग्जाम फॉर सरकारी नौकरी प्रेप इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, अपने नाम को रजिस्टर करेंगे, और इस तरीके से जितने भी फीचर्स हैं यहाँ पर आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। चाहे अनलिमिटेड क्विज की बात करें, प्रैक्टिस, फ्री प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ऑल इंडिया एक्सक्लूसिव टेस्ट हो गया, फ्री पीडीएफ्स, स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्सेज, जॉब सिलेक्ट्स, ये सब कुछ आपको यहाँ मिल जाते हैं। फिर भी कुछ डाउट होते हैं तो मन में, तो इसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कभी कॉल ना लगे तो इसके लिए आप नीचे वाले नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो हमारी टीम है आपसे कांटेक्ट कर लेगी। क्लास कैसा लगा, क्लास के रिगार्डिंग अपनी जो फीडबैक है, कुछ फीडबैक देते हैं, कुछ लोग देते हैं। हम चाहते हैं कि अपनी फीडबैक, कुछ फीडबैक थैंक यू भी लिख के दे, लेकिन फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही फीडबैक हमें और मोटिवेट करता है कि आपके लिए और भी कंटेंट, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि स्टैटिक पार्ट है, ये आपका डायनेमिक पार्ट है, हमें भी डेली बेसिस पर इसको तैयार करना पड़ता है। और भी अच्छे कंटेंट हम लेके आए, इसके रिगार्डिंग हम और भी काम कर सकें। तो आपके फीडबैक ये मेरे लिए मोटिवेशन है। तो चलिए कोई नहीं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप ना